हाँ जी, तो पिस्ता ने विस्ता को उठा लिया। यानी पिस्ता लिमिटेड ने अगर विस्ता लिमिटेड नाम की एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया पूरी तरह से, तो इससे रिलेटेड एक शानदार सा बेहतरीन सा एमसीक्यू आओ जरा देखते हैं। और क्वेश्चन को थ्योरेटिकली और लंबे तरीके से सोल्व करने के साथ साथ क्या कोई ट्रिक्स भी हो सकती हैं जहां एमसीक्यू क्वेश्चन को वन को हम खाली सोच के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यस है, और वही तो जानना समझना है। तो आओ जरा देखते हैं जी। तो जहां पिस्ता लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने टुक ओवर कर लिया है एक रनिंग बिजनेस पूरी दूसरी कंपनी विस्ता लिमिटेड का। उम्मीद करता हूं जानते हैं हम लोग, जैसी एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसके सारे एसेट्स भी हमारे हो गए और उसकी सारी लायबिलिटी भी तो हमारी हुई। और जब कहीं भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो एक बकायदा परचेज कंसिडरेशन होती है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि हम बदले में आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, बदले में हम आपको कितनी पेमेंट करेंगे, कितने के शेयर्स देंगे, कितने के डिबेंचर देंगे, कितने की बैंक से पेमेंट करेंगे, वगैरह वगैरह की बात। यानी एक परचेज कंसिडरेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तय होती है कि हम आपका बिजनेस खरीद रहे हैं जी 50 लाख रुपए में या 1 करोड़ रुपए में या 10 लाख रुपए में, एज द केस में भी। बट इसी ही सिचुएशंस के अंदर कई बार हम एक्सेस पेमेंट करते हैं ड्यू टू गुडविल, और कई बार मुनाफा होता है हमें कम पेमेंट करते हैं, तो तब कैपिटल रिजर्व नाम का एक अकाउंट आता है। क्वेश्चन ने फाइनली हमसे यही मांगा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को जब थ्योरेटिकली अगर जब हम करते हैं, यानी जैसे हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, तो हमारे जितने भी हमारे सारे के सारे एसेट्स होते हैं सामने वाली कंपनी के जो हमें रिकॉर्ड करने हैं, तो उन चीजों को हम डेबिट किया करते थे जर्नल एंट्रीज के अंदर। जैसे कि विस्ता लिमिटेड के कितने के एसेट्स हैं जी 45 लाख के एसेट्स हैं, तो ऑब्वियसली सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा विद 45 लाख। देन उसके बाद में उसकी लायबिलिटी भी तो हमें अपनी बनानी है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, उसमें क्रेडिटर होगा, बिल पेएबल होगा, तो इस तरह की लायबिलिटी जो कि है आपकी लगभग कुछ 7.5 लाख रुपए की, तो 45 लाख और यहाँ 7.5 लाख। देन इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि बदले में कंसिडरेशन के तौर पर कुछ चीजें ऑफर कर रहे हैं। क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं हम, तो कुछ डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं 30,000 के। हालांकि जो डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं वो डिस्काउंट पर कर रहे हैं, और फिर साथ ही साथ कुछ चेक भी दे रहे हैं। तो देखिए 11वीं क्लास के अंदर तो हम पढ़ा करते थे, तो देखिए 12वीं क्लास के अंदर तो हम पढ़ा करते थे इस तरीके से कि सबसे पहले आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसी को ही क्रेडिट करते हैं। देन उसके बाद में उससे नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसको डेबिट करते हैं, और फिर उसको बदले में जो भी दे रहे हैं तो वो ही हम लिखते चले जाते थे। अब यहाँ पर तो क्योंकि अगर इन्हें वन को एक ही बार में आप काम करना चाहते हैं, तो आप विस्ता लिमिटेड को एक बार क्रेडिट करेंगे, देन नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करेंगे। इससे बढ़िया आप एक ही एंट्री के अंदर काम चला लेंगे। जहां पर आप क्या ऑफर कर रहे हैं, डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। और जहां हम जानते हैं कि डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा मेरे बाबू क्या आती है, फेस वैल्यू आती है। यानी फेस वैल्यू का मतलब कि 30,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद में जो अमाउंट बनेगी, जो बनेगी 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए सीधा सीधा आपको यहीं पर ही लिख लेनी है। देन इसके बाद में अगर डिबेंचर जो कि है पार पर रहे तो इतना ही रहेगा, अगर प्रीमियम पर रहे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर डिस्काउंट पे रहे तो डिस्काउंट तो आपका नुकसान है, तो वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम का अकाउंट आपका कुछ डेबिट कर दिया जाएगा। वो कितने % डिस्काउंट है हमारा, तो क्वेश्चन ने कहा है 5% डिस्काउंट। किस पर आप अप्लाई करेंगे, तो आपकी गिवन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपकी 30 लाख रुपए है, उसी का ही जस्ट 5% आपको निकालना है, जो बनेगा कुछ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। देन इसके बाद में कुछ चेक से भी पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चेक से पेमेंट हो रही है तो कुछ बैंक अकाउंट भी आपका क्रेडिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 10 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। तो डन जी डन। इतना करने के बाद में आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखना है आपको, कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस से फिगर आप कुछ निकालेंगे जो कि आएगी डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में किस नाम से बैलेंस फिगर आती है, तो गुडविल के नाम से। और अगर डेबिट साइड आपकी बड़ी आ रही है तो आप क्रेडिट में बैलेंस फिगर निकालेंगे, किस नाम से बैलेंस फिगर निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व नाम से। तो देखिए फिलहाल के लिए अगर हम कुछ टोटलिंग करके देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेबिट साइड है वो तो है आपकी कितनी जी, लगभग 46,50,000। देन इसके अलावा अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो ये लगभग बन रही है हमारी 47 लाख और 50,000। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी साइड बड़ी है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, और कितने से बड़ी है, जस्ट 1 लाख से बड़ी है। तो फिलहाल के लिए 1 लाख से मेरे डेबिट में बैलेंस फिगर आएगी, और डेबिट में क्योंकि बैलेंस फिगर को हम हमेशा गुडविल पुकारते हैं, अगर बाई चांस डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट में हमें बैलेंस फिगर निकालनी होती, तो हम कैपिटल रिजर्व कुछ निकालते। तो ठीक है, ओके, कैपिटल रिजर्व हमारा इस तरीके से आंसर हो सकता था अगर डेबिट साइड बड़ी होती, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल के लिए आपका गुडविल आंसर रहेगा 1 लाख रुपए के साथ में, यानी कि हम कह सकते हैं सी पार्ट। हालांकि इसी ही सेम टू सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, और जो दूसरा तरीका है वो है जहां आप इतना सब कुछ लिखे बिना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, या इवन सीयूटी एग्जाम के अंदर 5 नंबर का होता है।
कोशिश हमें रखनी होती है कि हम उसे जल्द से जल्द करें, यानी ऐसे मेथड, ऐसे प्रोसेस हम अपनाएं जिससे कि वो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो पाए, रैपिडली हो पाए। ओब्वियसली ये तो एक लॉन्ग फॉर्म है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप पूरी की पूरी एक जर्नल एंट्री क्यों ड्राफ्ट करेंगे, जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कर देन तक जाके कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये कोई इतनी ज्यादा सही अप्रोच नहीं रहेगी। एक जो दूसरा तरीका है सेम इसी क्वेश्चन को सोचने का, तो वो क्या, जरा आराम से समझें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का जो दूसरा तरीका है वो है ये कि आप सबसे पहले अपने बिजनेस की नेटवर्थ कैलकुलेट करें एंड देन उसके बाद में आप देखें कि आप सामने वाले बिजनेस को जो खरीद रहे हैं तो उसको बदले में आपने परचेज कंसिडरेशन कितनी दी है, यानी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, यानी जो आप चीजें ऑफर कर रहे हो, जैसे कि करंटली डिबेंचर ऑफर कर रहे हो या बैंक से पेमेंट कर रहे हो या शेयर्स ऑफर कर रहे हो, तो कितनी अमाउंट के कर रहे हो, उन सभी को जोड़ के आपकी निकलती है परचेज कंसिडरेशन कि आप सामने वाले बिजनेस को खरीद कितने में रहे हो और उस बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है। अगर बात की जाए कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो कुछ नहीं, काफी आसान नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। और काफी आसान सी बात है कि जब कभी भी आपकी ये नेटवर्थ, जब कभी भी ये आपकी नेटवर्थ, जिसको मैं शॉर्ट में यहां लिखूंगा कि जब कहीं भी आपकी नेटवर्थ जो कि है वो ज्यादा है और आप पे कम कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन कम है आपकी, तो इस तरह की स्थिति के अंदर कंक्लूजन आप अपने माइंड में निकाल लीजिए कि डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर इनटू द कैपिटल रिजर्व। आप कम पेमेंट कर रहे हो तो आपको मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व। एंड व्हेनेवर, जब कभी भी अगर आपकी वर्थ जो कि है कम है, बिजनेस के जो वर्थ है बुक्स के अंदर कम है, लेकिन आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हो यानी परचेज कंसिडरेशन हाईयर है आपकी, तो इसका कारण क्या रहा होगा, क्योंकि सामने वाली कंपनी की, सामने वाली फर्म की मार्केट में गुडविल ज्यादा होगी, तो ऐसे में आप डिफरेंस अमाउंट को गुडविल के अंदर ट्रांसफर कर दिया करते हैं। अब फिलहाल के लिए करंट क्वेश्चन के अंदर फिर कैसे सोचेंगे, देखिए ये तो मैंने याद करने के लिए यहां पर कंक्लूजन्स लिखे हैं। करंट क्वेश्चंस के अंदर आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले ही हमें पता लग जाएगा और ये चीज सोच के पता कर सकते हैं हम। 45 लाख माइनस 7,50,000 जो कि माइनस कर लेंगे हम लोग कुछ, जो कि आ जाएगा 37,50,000, तो माइनस करके आएगा एसेट में से, लायबिलिटी को माइनस करके आएगा कुछ 37,50,000। देन इसके बाद में परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, तो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग है व्हाट वी आर पेइंग, जो हम पे कर रहे हैं सामने वाली कंपनी को। तो उन सभी चीजों की मदद से आपको पता लगता है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है। अब देखिए 10 लाख रुपए तो हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, अगर बात करें कि क्या दे रहे हैं हम, तो 10 लाख रुपए तो हम चेक से पे कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ 30,000 इंटू 100 30 लाख के डिबेंचर दे रहे हैं। तो क्या 30 लाख प्लस 10 40 लाख? नहीं, जो हम डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं वो 30,000 इंटू 10 30 लाख, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि डिबेंचर कितनी अमाउंट के हम दे रहे हैं, तो 30 लाख में से 5% जो कि होगा 1.5 लाख रुपए, वो माइनस कर देंगे हम लोग, जिससे कि आएगा हमारा कितना। और ये सारी चीजें माइंड में सोची जा सकती हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी चीजें नहीं है अगर ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी हमारी कितनी भाई, 30 लाख में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे हम लोग सिंपली, जो कि आ जाएगा मेरा 28,50,000, यानी 28.5 लाख 28,50,000। एंड देन उसके बाद में साथ में हम कुछ बैंक से भी तो पेमेंट कर रहे हैं, जो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो कितने की, वो कर रहे हैं हम अपनी 10 लाख की। तो दोनों तरह की पेमेंट्स को ऐड करके आपकी टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी, जो कि बन जाएगी हमारी कितनी 28.5 प्लस 10, जो कि बनेगी 38,50,000। और ओब्वियसली अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि अगर परचेज कंसिडरेशन कम है तो आपको कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो गुडविल में डालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नजर आ रहा है कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, यानी कि व्हाट वी आर पेइंग वो एक्सेस है, वो ज्यादा है। और ज्यादा पैसा क्यों पे कर रहे हैं हम, तो ज्यादा पैसा इसीलिए ही पे कर रहे हैं क्योंकि उस फर्म की, उस कंपनी की मार्केट में गुडविल रही होगी। और कितनी अमाउंट की गुडविल रही होगी, तो 1 लाख रुपए की गुडविल रही होगी। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर तो सीधा सा थॉट प्रोसेस आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप नेटवर्थ निकालें एक तरफ, जो कि निकलती है एसेट माइनस लायबिलिटी, देन व्हाट वी आर पेइंग, जो भी आप पे कर रहे हो, शेयर्स हो डिबेंचर हो, हाँ उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट की बातों को ध्यान रखें, तो जो भी शेयर्स हो, जो भी डिबेंचर हो, जो भी शेयर्स हो, सबकी अमाउंट को जोड़ के आपकी परचेज कंसिडरेशन आती है। एंड देन उसके बाद में दो ही बातें हैं, या तो परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा है तो गुडविल। तो डन। ऐसी और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, कर लो नालायकों, भला होगा।